हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का पार्ट 4 करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा रहे थे। ठीक है, अब तक हमने इसकी 3 वीडियो बना दी हैं और उन 3 वीडियो में हमने एमसीक्यू और सेक्शन बी जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिए हैं। आज की क्लास में हम आपको कराएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है इसके अंदर सारे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर MNOP इज अ पैरेललोग्राम। MNOP इज अ पैरेललोग्राम। MNOP मतलब ये वाला पोर्शन, MNOP इज अ पैरेललोग्राम। तो MNOP अगर पैरेललोग्राम है तो उसके आमने सामने की जितनी भी साइड होती हैं वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि MP इज पैरेलल टू NO और MN इज पैरेलल टू PO। ठीक है, ये आप गिवन में लिख सकते हो, या तो इसको इधर ही लिख लेते हैं गिवन में। ठीक है ना, गिवन में लिख लेते हैं कि MP इज पैरेलल टू NO एंड MN इज पैरेलल टू PO। ठीक है, ये लिख लिया हमने। और फिर आगे कह रहा है एंड AB इज पैरेलल टू MP। AB जो है MP के पैरेलल है। AB मतलब ये वाली लाइन और MP मतलब ये वाली लाइन। तो AB पैरेलल दे रखी है MP के। पहले तो क्वेश्चन में देखो, जो गिवन दे रखा है ना उसे आराम से लिखो, दिमाग को शांत करते हुए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब AB जो है पैरेलल दे रखा है MP से। अब देखो MP जो है NO के साथ भी पैरेलल था, यानी कि MP जो है NO के साथ भी पैरेलल था और MP जो है AB के साथ भी पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि MP जो है AB के भी पैरेलल हैं और NO के भी पैरेलल है। तो ये तीनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल। ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है QC इज पैरेलल टू PO। QC कहाँ पर है, QC, Q से लेकर C मतलब ये वाली लाइन और PO मतलब ये वाली लाइन। ठीक ना, मतलब इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को आपको क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। अंडरलाइन कर लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन आपको क्या करनी है, पैरेलल प्रूफ करनी है। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि ये जो 2 लाइनें हैं ये कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रही हैं। देखो ये ट्राइंगल आपस में दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल है। ठीक है ना, इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया मैंने ताकि आपको शो हो जाए, हाईलाइट हो जाए कि इस वाले ट्राइंगल को हमें क्या करना होगा, मतलब इस वाले ट्राइंगल पे ही काम करना है। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें लगेगा बीपीटी थ्योरम। अगर आपको बीपीटी थ्योरम थोड़ा बहुत पता हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी, अदरवाइज सही से समझना, समझ में आ जाएगा। बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि अगर इन दोनों को पैरेलल कर दें हम, किन दोनों को, इफ PO इज पैरेलल टू QC, PO और QC को पैरेलल कर दिया जाए तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि BO अपॉन में OC का जो रेशियो है वो BP अपॉन में PQ रेशियो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये कहता है बीपीटी थ्योरम। ठीक है ना। बट इसका जो कन्वर्स होता है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि अगर रेशियो ऐसा होगा, यानी कि BO अपॉन में OC और BP अपॉन में PO का रेशियो होगा, PQ का रेशियो होगा, देन PO इज पैरेलल टू QC हो जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर हमने ये प्रूफ कर दिया कि इनका रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि PO और QC आपस में क्या होंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है। यानी कि हमें यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इस्तेमाल किस में करना है, देखो हमें इस ट्राइंगल को देखना है।
कि ये ट्राइंगल किन किन ट्राइंगलों से जुड़ा हुआ है। तो देखो आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक दो बार तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। आप ये समझिए कि ये वाली जो साइड है ये इस वाले ट्राइंगल से जुड़ी हुई है ना। ये वाली साइड किससे जुड़ी हुई है? ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल से जुड़ी हुई है, इस वाले ट्राइंगल से जुड़ी हुई है। ठीक है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं इसे, इस वाले ट्राइंगल से जुड़ी हुई है। इस वाले ट्राइंगल से जुड़ी हुई है, इस वाले से, है ना। तो हमें पहले इसी ट्राइंगल पे काम करना होगा भाई। इसी ट्राइंगल को क्या करेंगे हम, इसी ट्राइंगल को पहले क्या करेंगे, कुछ इसमें बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल कर कर इन दोनों को बराबर लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, देखिए जरूरी नहीं है कि रेशियो हमेशा ऐसे ही हो, हाफ हाफ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रेशियो फुल फुल भी हो सकते हैं, जैसे कि क्यू पी अपॉन में क्यू बी इक्वल हो सकता है इससे सी ओ अपॉन में सी बी। अगर ऐसा भी इक्वल आ जाता है तो इसमें हम कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब रेशियो बराबर आने चाहिए, चाहे कैसे भी आए, छोटे छोटे करके आ जाए या छोटा बड़ा करके आ जाए, कैसे भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे पहले हम, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि QC इज पैरेलल टू PO। प्रूफ कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने ये तो समझ लिया कि प्रूफ करने के लिए इस वाले ट्राइंगल को आपको लेना पड़ेगा। लेंगे इन ट्राइंगल QAB, QAB एंड QMP। एंड QMP, दो ट्राइंगल लेने हैं आपको, है ना। एक QAB और QMP, एक छोटा एक बड़ा। इसमें क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। MP और AB पैरेलल हैं। हमने यही बोला था कि बीपीटी थ्योरम वहाँ लगेगा जहाँ पर दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो देखो इन दोनों में ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब इसमें बीपीटी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। तो लिखोगे इफ MP इज पैरेलल टू किसके, AB की। MP एंड AB पैरेलल हैं। तो देखो MP जो है क्या है, MP जो है छोटे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। MP क्या है, इस वाले ट्राइंगल की साइड है, QMP की, QMP की एक साइड है। मतलब हम पूरी साइड ले रहे हैं, है ना, हाफ नहीं ले रहे, पूरी साइड ले रहे हैं। पूरी साइड का और इसका जो रेशियो होगा, यानी कि MP और AB का जो रेशियो होगा वो दूसरी तीनों साइडों के बराबर होगा। बट हम वो वाली साइड ले लेते हैं जिसका हमें काम है, मतलब इस साइड के, है ना। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में कौन सी साइड आ रही है, QP, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में QB। ठीक है ना। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या किससे हुआ है, बाय बीपीटी थ्योरम से हुआ है भाई। बात समझ में आ रही है? मतलब बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों साइड के रेशियो के क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पहला। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा मतलब इस वाले ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। दूसरे में हमें ये वाली साइड भी तो देखनी है, ये वाली, है ना। अब इस वाली साइड के लिए आप क्या करो, आप इस छोटे वाले ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को लो। यानी कि कौन कौन से ट्राइंगल, नाम लिख लेता हूँ तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इन ट्राइंगल पहले लो CAB एंड ट्राइंगल CNO। इन दोनों को लेने से क्या फ़ायदा होगा, देखो समझो सही से। अब देखो CAB और CNO में आप पहले तो देखो कि इक्वल क्या क्या है, या कॉमन क्या क्या है, या पैरेलल क्या क्या है। CNO में ये जो NO लाइन है,
है ना। और सी ए बी में ये जो ए बी लाइन है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये हमने सबसे पहले ही प्रूफ कर दिया था, है ना, कि एन ओ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो है किसी दूसरी साइड के क्या होगा, रेशियो के बराबर होगा। तो इन दोनों के रेशियो को क्या लिख सकते हैं, एन ओ अपॉन में ए बी इक्वल टू, अब कौन सी वाली साइड लें, दूसरी। इस ट्राइंगल में 3 साइड है, 1 2 3, एक तो ले ली हमने, तीसरी इसे ले लो जिसका हमें काम है ना। क्या है ये साइड, इसमें भी कैसी साइड ली है, टोटल टोटल, यानी कि एन ओ टोटल साइड है और ए बी भी टोटल साइड है, पूरी साइड है, आधी आधी नहीं ली। ऐसे इसमें भी लेंगे कि सी एन ओ की एक साइड क्या है, सी ओ, और दूसरे वाली साइड क्या है, सी बी। तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय बीपीटी। ठीक है भाई। तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों हमारी साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इन दोनों में कॉमन देखेंगे, फर्स्ट में और सेकंड में कॉमन क्या है। देखो एम पी अपॉन ए बी, यहाँ है एन ओ अपॉन में ए बी। अब यहाँ क्यू पी क्यू बी सी ओ सी बी, ये दोनों तो अलग हैं, इन दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है। तो ए बी के ऊपर क्या आ रहा है, एन ओ, और इधर क्या आ रहा है, एम पी। क्या एम पी और एन ओ में कोई सिमिलरिटी है, ये देखो, ये चेक करो, ये चेक करो कि एम पी और एन ओ में कोई सिमिलरिटी है। एम पी और एन ओ में सिमिलरिटी है भाई। एम पी और एन ओ एक ही पैरेललोग्राम की 2 साइड थी, तो आमने सामने वाली जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एम पी इज इक्वल टू एन ओ, ये हमें गिवन था क्योंकि वो क्या था, एम एन ओ पी एक पैरेललोग्राम था। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, एन ओ की जगह हम एम पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एन ओ की जगह हम एम पी लिख देते हैं, ये हो जाएगा एम पी अपॉन में ए बी और सी ओ अपॉन में सी बी। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। बात समझ आ रही है। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को देखो। अब फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड और थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया। तो जब इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट क्या थी हमारे पास, फर्स्ट थी हमारे पास क्यू पी अपॉन में क्यू बी, क्यू पी अपॉन में क्यू बी इक्वल टू सी ओ अपॉन में सी बी। ठीक है, सी ओ अपॉन में सी बी। अब आपको ये देखना है कि क्यू पी अपॉन में क्यू बी क्या है। देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि क्यू पी अपॉन में क्यू बी इक्वल कर दिया किसके, सी ओ अपॉन में सी बी के। ठीक है, ये कर दिया हमने। क्यू पी कहाँ पर है, क्यू पी है ये रही, क्यू पी ये रही। ठीक है, क्यू बी कहाँ पर है, क्यू बी ये रही। ठीक है, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन हमने इक्वल कर दिया किसके, सी ओ और सी बी के, सी ओ और सी बी के। अब ये सी ओ और सी बी क्या है, सी ओ और सी बी इसी ट्राइंगल का पार्ट ही तो है ना। इसको सही से समझना, मैं बना देता हूँ, चलो आपके लिए इसको ऐसे बना देते हैं समझने के लिए। सी क्यू पी ओ बी, हमने क्या कर दिया, हमने क्यू पी मतलब ये वाला पोर्शन और क्यू बी मतलब ये पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन, इसका रेशियो किसके रेशियो के बराबर कर दिया, सी ओ मतलब इस वाले के और सी बी मतलब इस वाले के। बात समझ में आ रही है। तो अगर हमने रेशियो बराबर कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या लग गया, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम लग गया। और कन्वर्स थ्योरम ये कहता है कि अगर रेशियो बराबर आ जाते हैं तो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो लाइन थी हमारी कौन सी थी, पी ओ
पैरेलल हो जाएगी QC के। क्यों? बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT। BPT के कन्वर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन थोड़ा सा देखो ट्रिकी था, बट क्वेश्चन को अगर सही से देखा जाए तो ज़्यादा कुछ था नहीं। हमने क्या करा था कि सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को लिया और फिर इसको क्या कर दिया? सिमिलर कर दिया। सिमिलर करने के बाद इसकी दो साइड का रेशियो इसकी दो साइड के रेशियो के बराबर आ गया। ऐसे ही फिर इसमें भी अप्लाई करा, बड़े वाले में CNO में और CAB में, तो इसका भी हमारे पास ये आ गया। ठीक, फिर क्या कर दिया? MP और NO दोनों बराबर थी, MP और NO बराबर थी, तो MP की जगह NO की जगह हमने MP रख दिया। तो LHS बराबर था तो RHS भी बराबर हो गया, और बराबर होने के बाद वो उस ट्राइंगल के पार्ट आ गया जिसका हमें सॉल्व करना था। फिर हमने क्या कर दिया? हमने ये लिख दिया कि अगर ऐसा रेशियो बराबर होता है तो कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT लग जाता है, और कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT ये कहता है कि अगर रेशियो बराबर है तो साइड्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? आपकी पैरेलल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 5 नंबर के क्वेश्चन तो इतने बड़े आएंगे ही आएंगे, है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन आसान आए। आसान तो आ नहीं सकते, थोड़ा सा टफ तो आएंगे ही आएंगे, है ना। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एन एज वाइज लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। लिटरेट मतलब जो शिक्षित पीपल होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, उनका हमने क्या बनाया? उनका एज वाइज लिस्ट बनाई है एक, है ना, डाटा बनाया है। इन अ ब्लॉक इज प्रिपेयर इन द फॉलोइंग टेबल। इस तरीके से देयर आर टोटल 100 पीपल, 100 लोग हैं। इसका मतलब इसका जो टोटल आएगा वो 100 है। एंड देयर मीडियन एज इज 41.5। आपको मीडियन दे दिया है ना, मीडियन दे दिया 41.5 ईयर। इंफॉर्मेशन अबाउट 2 ग्रुप आर मिसिंग। 2 ग्रुप की इंफॉर्मेशन क्या है? मिसिंग है, जैसे कि X और Y की। विच आर डिनोटेड बाय X एंड Y। फाइंड द एज नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। अब आपको फाइंड द X एंड Y निकालना है, यहाँ लिखा नहीं है। फाइंड द एज बोला है ना, X एंड Y की बोला है, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन पे कर लेते हैं, इसी टेबल पे कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मीडियन दे रखा है ना, मीडियन दे रखा है। मीडियन को ही देख लेते हैं पहले कि 41.5 दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है मीडियन का L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H इक्वल टू 41.5। बट हमें n/2 चाहिए। चलो n/2 तो मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो टोटल है वो कितना है हमारे पास? 100 दे रखा है। सिग्मा FI दे रखा है हमारे पास 100। तो हम n भी निकाल देंगे। इसी को क्या कहते हैं? हम n भी कहते हैं। तो n/2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 अपॉन में 2 यानी कि 50। तो भाई ये चीज़ तो हमारे पास यहाँ पर आ गई, ये आ गया हमारे पास 50। अब CF चाहिए होता है। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? देखो क्यूमुलेटिव में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं हम। क्या करेंगे? ये पहला तो हो जाएगा 15, दूसरा हो जाएगा, इसमें जुड़ता जाएगा, ये वैल्यू जुड़ती जाएगी, ऐड होती जाएगी। तो ये हो जाएगा 15 प्लस X। इसमें ये फिर ऐड हुआ तो 15 में 12 ऐड होंगे, X में नहीं होगा, ध्यान रखना। 15 में 12 ऐड हुए तो ये हो जाएगा 27 प्लस X। फिर 27 में 20 प्लस होंगे तो 47 प्लस X। फिर अब ये Y आ गया है ना, तो इसे लिख देंगे 47 प्लस X प्लस Y। फिर इसमें 8 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 55 प्लस X प्लस Y। और फिर इसमें 10 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 65 प्लस X प्लस Y। तो अब CF हमारी ये आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो टोटल होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है लास्ट वाले की, जो टोटल वैल्यू होती है, टोटल मतलब टोटल कॉस्ट होती है, टोटल वैल्यू होती है, वो किसके बराबर होती है? n के बराबर होती है।
तो आप लिख सकते हो कि 65 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 होता है भाई, है ना। 65 उधर गया तो x प्लस वाई इक्वल टू में 100 माइनस 65 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 35। ठीक है, ये आपके लिए सेकेंड इक्वेशन की तरह काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि ध्यान रखना इसका जो टोटल होता है लास्ट वाले का वो n के बराबर होता है। तो हमने एक इक्वेशन बना दी कि 65 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 और सॉल्व करके x प्लस वाई इक्वल टू 35 आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें CF चाहिए होता है। CF से पहले L1 चाहिए होती है। L1 क्या होती है, L1 वो होती है जहाँ पर मीडियन लाई करता है। अब देखिए मीडियन क्या था आपके पास, मीडियन है 41.5, तो 41.5 कहाँ पर लाई करेगा आपका, इसमें देखना है CI में 41.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा 40 और 50 के बीच में। तो इसी को कहते हैं हम मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का जो पहला टर्म होता है वो होता है L1 और दूसरा टर्म होता है वो होता है L2। तो L1 आपके पास आ गया, L1 कितना आ गया 40 प्लस n/2 कितना आ गया आपके पास, n/2 है 50। CF क्या होगा, CF जो होता है जो मीडियन क्लास होती है ना उसका ऊपर वाला टर्म होता है CF। ध्यान रखना जो मीडियन क्लास होती है उसका ऊपर वाला जो होता है वो होता है CF, सामने वाला नहीं होता, ऊपर वाला होता है, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास है 40 to 50, इससे ऊपर वाला ले लेना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 27 प्लस एक्स, ब्रैकेट लगा देना क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है माइनस। बच्चा यहाँ पर गलती कर देता है, माइनस को इग्नोर कर देता है और उसको ब्रैकेट के बिना ही लिख देता है 27 प्लस एक्स। क्योंकि देखो अब माइनस हटे, ब्रैकेट हटेगा तो और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा, बट बच्चा क्या कर देता है प्लस का एक्स कर देता है, तो वहाँ गलती हो जाती है। अपॉन में एफ कितना है आपके पास, इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम एफ कहते हैं, यानी कि 20। एच कितना है, इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस यानी कि 10। ये दे रखा है आपको 41.5। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, 10 से ये कट गया 20 है ना, दो बार में 40 प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 50 माइनस ब्रैकेट खोल रहे हैं, ये हो जाएगा 27 और माइनस का x, ब्रैकेट खुलने के बाद अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में क्या है 2, ये हो जाएगा 41.5 माइनस का 40। 50 में से 27 गए 23 बचे और इसमें से 41.5 में से 40 गए तो 1.5 बचा। अब ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब x उधर जाएगा 3 इधर आ जाएगा तो 23 माइनस का 3 इक्वल टू में x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। तो भाई x की वैल्यू तो आपके पास 20 आ गई, ठीक है। अब आपको y की वैल्यू निकालनी थी, तो y की वैल्यू किससे निकलेगी, इक्वेशन नंबर सेकंड से, क्योंकि x और y मिलाकर 35 थे। तो x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सॉरी सेकंड थी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू में 35। x कितना है आपके पास 20 और y आपको फाइंड करना है, तो ये उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस का 20 यानी कि 15। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई और y की वैल्यू 35 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा था, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा जान नहीं थी, ठीक है। क्या करना था, बस मीडियन का फॉर्मूला ध्यान रखो और CF कैसे निकलता है वो ध्यान रखो, L1 कैसे निकलता है वो ध्यान रखो, n/2 कैसे निकलता है वो ध्यान रखो। और बाकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी। देखो स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पेपर में 5 नंबर के ही आते हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं, और इनमें 5 नंबर लेना बहुत आसान वाली बात होती है क्योंकि इसमें लेंथी तो होते हैं बट कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं होती जितना जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हो जाती है या बाकी किसी में हो जाती है, ऐसी कैलकुलेशन टफ नहीं होती है ना, बट लेंथी होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। और फॉर्मूला याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बस समझ आ रही है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया आपका, समझ में भी आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ
निधि वर 7 ईयर यंगर। यंगर का मतलब छोटा, है ना, छोटा। निधि जो है 7 साल छोटी है देन वट शी एक्चुअली इज। इसका मतलब यह है कि जितना अभी है ना उससे 7 साल पहले ले जाओ। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर वुड बी 1 मोर देन 5 टाइम हर एक्चुअल एज। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जितनी है ना उससे 7 साल पहले ले जाओ। तो अभी हम देखो हर क्वेश्चन में ना ऐसा प्रेजेंट वाली सिचुएशन आ जाती है, तो सबसे पहले उस प्रेजेंट वाली सिचुएशन को एक्स माना करो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निधि बी एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है उससे 7 साल पहले कितनी होगी, ठीक है ना। तो एज ऑफ निधि बिफोर 7 ईयर कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, x माइनस 7। भाई 7 साल पहले तो वो कितनी होगी, x माइनस 7 आज की एज से 7 कम। जैसे आज अगर 15 है तो 15 में से 7 कम कर देंगे तभी तो हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आज है हमारे पास x, तो उसमें से x माइनस 7 कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर वुड बी 1 मोर देन हर एज। देखो एक्चुअल एज कितनी है अभी उसकी, एक्चुअल एज तो हमारे पास है x, ये जो हमने अभी मान लिया। तो देखो पहले क्वेश्चन को ना लिख लो आराम से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर वुड बी 1 मोर देन एंड 5 टाइम्स इक्वल है। देखो ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए ना तो उल्टा पढ़ना चाहिए कि 5 टाइम पहले करोगे और फिर 1 प्लस बाद में करोगे, ठीक है ना। एक्चुअल एज का, एक्चुअल एज कितनी है, एक्चुअल एज का जो भी एक्चुअल एज होगी, एक्चुअल एज का 5 टाइम और प्लस 1, ठीक है ना। एक्चुअल एज का 5 टाइम प्लस 1 उसकी पुरानी वाली एज का स्क्वायर के बराबर होगा। तो बोल रहा है कि पुरानी वाली जो एज है उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर। पुरानी वाली एज का स्क्वायर आज की एज के 5 गुना प्लस 1 के बराबर है। तो पुरानी वाली एज है x माइनस 7 का स्क्वायर कर दिया हमने, और आज की एज है हमारे पास x, तो 5x प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। अब तो बस इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 49 माइनस का 2ab, 2ab ये है 5x प्लस का 1 x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x इक्वल टू में 5x प्लस का 1। अब सारी चीज़ें इधर ही ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x माइनस का 5x और माइनस का 1 इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 49, अब देखो प्लस का 49 और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और माइनस का 14 और माइनस का 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 19x इक्वल टू में 0। अब इसको सीधा कर दो, x वाले टर्म को पहले ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 48 इक्वल टू में 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो साइन यहाँ पर होता है उसको देखते हैं, प्लस है तो प्लस करके 19 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर 48 आना चाहिए। ध्यान रखना सी का जो पॉइंट होता है, सी की जो वैल्यू होती है उसका साइन देखते हैं। साइन जो है प्लस का है तो प्लस करके 19 और मल्टीप्लाई करके 48 लाना है। बच्चा सोचता है कि प्लस माइनस दोनों करके ले आओ, नहीं भाई, यहाँ पर देखो, ये अगर सी प्लस का है तो प्लस करके 19 लाना है, और अगर माइनस का होगा तो माइनस करके लाना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दो। तो आपको क्या करना है, 19 लाना है प्लस कर और मल्टीप्लाई कर आना चाहिए 48। तो भाई दो संख्या होती हैं 16 प्लस 3, 16 3 48 होता है, और 16 और 3 प्लस करके 19 भी आता है इक्वल टू में 0।
अब माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स से भी होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 3x और प्लस का 48 इक्वल टू में 0। अब कॉमन देखते हैं इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, अभी तो x है तो बचेगा क्या, x माइनस 16। इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान रखना जो साइन होता है ना सबसे पहले उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ साइन है माइनस का, तो माइनस कॉमन आएगा पहले, ठीक है। तो माइनस और 3, तो यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, x। अब प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं, माइनस माइनस से ही प्लस आता है, एक माइनस बाहर ले लिया हमने तो बचा क्या, एक सिंगल माइनस, ठीक है। और यहाँ 48 में से 3 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 48 को 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि बचेगा क्या, 16 इक्वल टू 0। अब ये बच गया x माइनस 16 और ये हो गया x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया x माइनस 16 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू में 3। इस तरीके से 2 वैल्यू आ गई आपके पास x की। क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन यही कह रहा था कि उसकी एज क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू या तो 16 हो सकती है, या तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, और 3 तो हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि उसने 7 साल पहले जाने की बात हुई है। अब 3 साल की अगर होगी तो 7 साल पहले कैसे हो सकता है ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा 7 साल पहले हो जाएगा। तो 7 साल पहले इसका नहीं देखा जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा आपके पास 16। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 का बी है, अ शॉपकीपर बाय अ नंबर ऑफ बुक्स। एक शॉपकीपर ने कुछ बुक्स बाय करी है, कुछ बुक्स करी है, नहीं पता हमें कितनी करी है, बट कितने की करी है, 1800 रुपये की। इफ ही हैड बॉट 15 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट। अगर वो कुछ और बुक्स परचेज करता है, 15 मोर है ना, अगर 15 मोर बुक्स परचेज करता है तो भी उसे 1800 रुपये में मिलती है, बट देन ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम ₹20 लेस। बट उनकी जो कीमत है ना 20 रुपये कम है, उनकी कीमत 20 रुपये की, मतलब ऐसा होगा अलग अलग प्रकार की बुक होंगी, कुछ बुक्स ये हैं और कुछ बुक्स ये हैं। इसमें हम मान के चलते हैं कि 10 बुक्स आई हैं, वो 1800 रुपये की हैं, और इसमें मान के चलते हैं कि इसमें हमारे पास है 15 ज़्यादा, यानी कि 25 बुक्स हैं, बट इनकी भी कीमत कितनी है, 1800। बट दोनों के प्राइस में फ़र्क है, तभी तो 1800 की आ रही हैं। इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस होगा हाई, और इसका प्राइस क्या होगा, लो, तभी तो जाके ये 1800 की आ रही है 25, और ये 10 जो है 1800 की आ रही हैं। सिमिलर तो है हमारे पास प्राइस तो दोनों का क्या है, सेम है, बट क्वांटिटी नहीं पता हमें। ये तो मैंने एज्यूम कर लिया, बट क्वांटिटी हमें नहीं पता। बट ये पता है कि इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी में फ़र्क कितना है, 15 का है ना। ये अगर 10 है तो ये 15 होगी, तो क्वांटिटी को ही हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी x। नंबर ऑफ फर्स्ट बुक्स लिख लेते हैं ना, क्योंकि 2 अलग अलग प्रकार की बुक्स हैं ना। नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ बुक, नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ बुक। अब ये कैसे भी लिख दो, ये थोड़ा सा हमने ऐसे लिख दिया, नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ बुक बी x है ना। ये फर्स्ट टाइप ऑफ बुक्स जो है हमने क्या मान ली, x, और नंबर ऑफ सेकेंड टाइप बुक बी, वो कितनी हो जाएंगी, x प्लस 15, वो 15 ज़्यादा हैं। पहली वाली बुक्स अगर x है तो दूसरी वाली बुक्स कितनी है, 15 ज़्यादा हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपको टोटल प्राइस दे रखा हो, टोटल प्राइस दे रखा है 1800, और मैं कह दूँ आपको नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो हैं 10, तो आप बता सकते हो कि एक बुक कितने की है, ईच बुक का प्राइस बता सकते हो, प्राइस ऑफ ईच बुक बता सकते हो, हैं।
बता सकते हैं। कैसे? 1800 रुपये की 10 बुक हैं, तो एक बुक कितने की होगी? 1800 डिवाइड बाय 10, यानी कि 180 रुपये की होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि टोटल प्राइस है 1800 और हमने बुक्स खरीदी हैं x। तो इस फर्स्ट वाली बुक से हमें पता चल जाएगा कि एक बुक कितने की है। तो कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे कि टोटल प्राइस तो हमें पता है, टोटल प्राइस ऑफ बुक वो कितना है? 1800 रुपये। ठीक है, अब हम क्या निकालने वाले हैं कि ईच प्राइस ऑफ ईच बुक, प्राइस ऑफ ईच बुक। ठीक है ना। और कौन सी वाली? फर्स्ट वाली निकाल रहे हैं, सेकंड वाली नहीं, फर्स्ट वाली। सेकंड वाली भी निकालेंगे। क्या करेंगे? 1800 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बुक्स से, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक बुक का प्राइस, है ना। ऐसे ही प्राइस ऑफ ईच बुक, किसका? सेकंड वाली का। उसमें प्राइस तो 1800 ही है, बट बुक्स तो ज़्यादा है ना, x + 15 है, तो इसका प्राइस अलग आएगा। दोनों का प्राइस क्या है? अलग अलग है। बट क्वेश्चन में ये कह रखा है कि देन ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम 20 लेस। पहले वाली जो बुक है उसका प्राइस ज़्यादा है और जो सेकंड वाली बुक है उसका प्राइस 20 रुपीज़ लेस है ना। इसका प्राइस 20 रुपीज़ क्या था? लेस था। तो इसका मतलब क्या है? देखो सही से समझना। फर्स्ट वाली बुक अगर 10 रुपये की है, सेकंड वाली बुक, सॉरी इसको ज़्यादा ले लेते हैं, इसे 100 रुपये ले लेते हैं, है ना। फर्स्ट वाली बुक 100 रुपये की है और तो सेकंड वाली बुक कितने की होगी? 80 रुपये की, 20 रुपये कम होगी। तो हम कह सकते हैं ना कि 100 रुपये में से अगर 80 रुपये माइनस करोगे तो आपके पास कितने रुपये आएंगे? 20 रुपये। 100 रुपये क्या है? 100 रुपये है फर्स्ट बुक का प्राइस, 80 रुपये क्या है? सेकंड बुक का प्राइस। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा? 20। तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्राइस ऑफ ईच बुक इन फर्स्ट कैटेगरी माइनस प्राइस ऑफ ईच बुक इन सेकंड कैटेगरी इक्वल टू 20। दोनों को माइनस करके क्या आएगा? 20 आएगा। फर्स्ट बुक का प्राइस कितना है? 1800 अपन में x। सेकंड बुक का प्राइस कितना है? 1800 अपन में x + 15। दोनों को माइनस करके आएगा 20। अब ये हमारी एक कैलकुलेशन बनती जा रही है। 1800 इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 1/x और 1/x + 15। अब ये 0 से 0 कट गया और ये कट गया 90 बार में और यहाँ आ गया 1, तो ये 90 उधर जा सकता है। तो 1/x माइनस 1/x + 15 इक्वल टू 1/90। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे हम। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? x मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस का 15x हो जाएगा। ये इधर जाएगा, x + 15 माइनस का x इक्वल टू में 1/90। x से x कट जाएगा और ये 90 जो है 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 15 में 135 यानी कि 1350 आ जाएगा। ठीक है ना। और ये उधर जाएगा तो x² प्लस का 15x ऐसे हो जाएगा। अब 1350 उधर चला जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास ये, माइनस 1350 इक्वल टू में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, अभी अभी बताया था ना हमने, सी का जो साइन होता है उसको देखते हैं। सी का साइन यहाँ पर है माइनस का। अब माइनस कर आना चाहिए 15, प्लस करके नहीं आना चाहिए। अब माइनस करके 15 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर 1350 आना चाहिए। अब देखिए 1350 थोड़ी बड़ी रकम है, तो इसको ऐसे माइनस करो कि माइनस करके 15 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 1350। देखो 30 में अगर कुछ माइनस करोगे
तो नहीं आ सकता, क्योंकि 30 में से 30 भी माइनस कर दोगे तब भी नहीं आएगा, है ना। 50 के करीब ले जाते हैं, 50 में से क्या माइनस करें कि 15 आ जाए, 35, ठीक है। और 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1750 आता है, तो ये वैल्यू तो ज़्यादा होगी। अब ये थोड़ा और कम ले जाओ, 45 और 30, तो 45 और 30, 45 तिया 135 ही होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 45 और 30 को माइनस कर 15 आएगा और मल्टीप्लाई कर आपका 1350 आ जाएगा। 45 माइनस 30 x। हालांकि इस चीज़ को आप फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाता है, फैक्टर निकाल के थोड़ा टाइम लगता है ना। ऐसे आप दिमाग लगा के कर लोगे तो हो जाता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 30x माइनस का 1350 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 45। दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 30। माइनस इसलिए क्योंकि बाहर यहाँ पर माइनस का है ना, माइनस का 30 कॉमन लेना पड़ेगा, बचेगा क्या x, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा प्लस। अब इसमें से 30 कॉमन लिया ना, तो क्या करो 1350 को 30 से डिवाइड कर दो, 30 से डिवाइड करोगे तो 45 ही आएगा, क्योंकि 45 और 30 को मल्टीप्लाई कर क्या आ रहा था 1350 आ रहा था, उसमें से अगर 30 से डिवाइड कर दिया तो बचेगा कितना 45। तो बचा क्या x प्लस 45 और x माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 45। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वैल्यू माइनस में आएगी, है ना। नंबर ऑफ बुक्स, x तो नंबर ऑफ बुक्स थी, तो नंबर ऑफ बुक्स जो है माइनस में तो नहीं आ सकती, ये नॉट पॉसिबल है। और ये हो जाएगा हमारे पास 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 30 आ गई, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स जो है हमारे पास 30 थी, तो नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगे हमारे पास 30। जैसे कि हमने x किसको ऐड करा था, नंबर ऑफ बुक्स को ऐड करा था, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास 30 आ गई, और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 15 यानी कि 45। मतलब फर्स्ट बुक जो है उसकी जो क्वांटिटी थी वो 30 थी, और सेकंड बुक जो है उसकी क्वांटिटी थी 45 बुक्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा जान नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इतना ध्यान रखना था कि प्राइस ऑफ ईच बुक निकालने के लिए आपको टोटल वैल्यू को डिवाइड करना था कि नंबर ऑफ वैल्यू से, है ना। ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं, है ना। तो बस इतना ही करा था हमने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और फिर बाद में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंप्लीट कर दी।